सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक के ऊपर जिस बात करने वाले हैं वो है जूल्स हीटिंग, यानी कि जूल का जो ऊष्मा से संबंधित जो उन्होंने नियम दिया था, जो उन्होंने फिनोमेना देखा था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल वैद्युत चालन हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को। सो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है जूल ऊष्मीय प्रभाव। जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल हीटिंग इफेक्ट। जूल हीटिंग इफेक्ट हमें क्या बोलता है? अगर हम किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करें, जरा ध्यान से समझना इस बात को। हम क्या करते हैं, सपोज किसी परिपथ में, सपोज ये एक हमारे पास एक परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम बनाते ही हैं, जैसा, ठीक है, बेसिक वो वाला बना रहा हूं। और यहां पर लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर को, ठीक है। आप ध्यान से जरा समझिए इस बात को। सो यहां पर हम ये कहते हैं कि इस परिपथ में ये बैटरी लगी है, प्लस माइनस, ठीक है। और यहां से इसमें विद्युत धारा जो है, इसका प्रभाव, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, करंट आई, ठीक है। परिपथ में धारा आई कुछ इस प्रकार से बह रही है, ठीक है। ये बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जब इसमें ये धारा प्रवाहित होती है तो इस प्रक्रिया में जो हमारा चालक है, जो तार है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें क्या होने लग जाती है? हीट जनरेट होने लग जाती है। इस हीट को हम जूल हीट कहते हैं, जूल ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो क्या पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर एक दो बातें लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विभवांतर लगाया जाता है तो सॉरी, इस प्रक्रिया में चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कभी आपने अपने घर में देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस होते हैं, जैसे पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं हमारे घर में, है ना। जब हम देखते हैं इनको बहुत ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो इनको अगर टच करके देखें तो ये गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। तो सेम वही बात बोली जा रही है कि जब हम क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं किसी हमारे चालक पर, तो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब ये जो ऊष्मा है, ये जो हीट है, इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे
जूल ऊष्मा कहते हैं, जूल्स हीट। इसे जूल ऊष्मा कहते हैं, जूल हीट कहते हैं। ठीक है, तो जूल ऊष्मा जो है क्या है, जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें उत्पन्न जो ऊष्मा है उसको हम जूल ऊष्मा कहेंगे। ठीक है, और इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को हम एक नाम देते हैं, एवं इस प्रभाव को जूल ऊष्मीय प्रभाव, इस प्रभाव को हम क्या नाम देते हैं, जूल ऊष्मीय प्रभाव, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या देखते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है। कब? जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे जूल ऊष्मा कहते हैं, और ये जो इफेक्ट है ये हमको देखने को मिलेगा, इसको हम जूल ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमको क्या देखना है कि जो जूल ऊष्मीय प्रभाव है, नंबर वन बात, पहली बात तो ये है कि जूल ऊष्मीय प्रभाव अनउत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब कि जो ऊष्मा उत्पन्न हो गई, ठीक है, वो वेस्ट हो गई। जूल ऊष्मीय प्रभाव अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है, इस बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है, और जो ये ऊष्मा होती है, इस ऊष्मा को हम जूल ऊष्मा कहते हैं, ये बात हम समझ गए हैं। अब हम लोग जो है जूल ऊष्मा के लिए व्यंजक, यानी जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने वाले हैं, जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने वाले। ठीक है, चलिए, सो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर एक हम लोग परिपथ का निर्माण करते हैं। चलिए, तो दोबारा से एक परिपथ बना दें। देखो, और यहाँ पर लगा दीजिए एक बैटरी। इतना ही सिंपल होता है परिपथ बनाना, सर्किट बनाना। ठीक है, ये हो गई हमारे पास डायरेक्शन किसकी, धारा की। यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? ये परिपथ है हमारे पास। चलिए, अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं। ये तो हमारे पास V, बैटरी, V से हम लोग क्या निरूपित कर रहे हैं, बैटरी को। ठीक है, इसके अलावा ये R हो गया प्रतिरोध। ठीक है, और ऊपर V तो वोल्टेज लिखा हुआ ही है। ये दो बिंदु हो गए, एक बिंदु ये A और एक बिंदु ये हो गया B। इसके सिरों के बीच AB बिंदु पर हमने विभवांतर जोड़ा हुआ है। ये हो गया एमीटर। ठीक है, और यहाँ जो हो गई ये धारा I यहाँ से फ्लो कर रही है। ठीक है, ये बात समझ गए आप? ठीक है, अब देखिए, अगर हम ये बोलते हैं कि चालक के सिरों के बीच कुछ विभवांतर होगा, चालक के सिरों के बीच कुछ विभवांतर होगा, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण चालक में से जो है धारा प्रवाहित होगी। उसके कारण क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, धारा प्रवाहित होने के लिए क्या होगा भाई, कब बोलते हैं हम धारा प्रवाहित हुई है, जब आवेशों का प्रवाह हो। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि बहुत छोटे से समय में जो है कितने कम आवेश प्रवाहित होंगे, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि dt समय में, जो dt मतलब बहुत छोटा समय है, उसमें
dt समय में जो प्रवाहित आवेश है, देखो t समय में क्यों आवेश प्रवाहित होंगे, ठीक है। dt मतलब बहुत छोटा समय, तो बहुत छोटा समय में क्या होंगे, बहुत कम आवेश को dq से लिखेंगे, ठीक है। तो प्रवाहित आवेश dq हो तो हम क्या पता लगा सकते हैं, तो बैटरी द्वारा कितना कार्य किया गया, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य dw इज इक्वल टू v dq। हम ये जानते हैं w इज इक्वल टू v इंटू क्यू होता है, ठीक है, क्योंकि छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, छोटे से आवेश को प्रवाहित करना है, तो dw से हमने इसको डिनोट किया। आ गई है बात समझ में, आई होप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग dq इज इक्वल टू, आप जानते हैं I बराबर होता है q अपॉन टी, है ना। तो dq बराबर क्या हो जाएगा भाई, dq बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू डी टी। तो इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ वैल्यू, dw इज इक्वल टू v I dt, ठीक है। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, समाकलन करूंगा, जब ये बड़ा वर्क होगा, तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v I और t, w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v I और t। बैटरी द्वारा किया गया कार्य w बराबर v I t, और मात्रक क्या होगा भाई, मात्रक होगा जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। ये जो कार्य है, कार्य और ऊर्जा तो एक ही बात है ना, कार्य और ऊर्जा तो एक ही बात है, हम जानते हैं इस बात को। तो ये जो कार्य है वही ऊष्मीय ऊर्जा है, और वही जो है हम जब इसको देखते हैं कि जब तार में धारा प्रवाहित होती है, परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है भाई, VIT, ठीक है, VIT। अब इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं भाई, देखिए कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, W इज इक्वल टू VIT, W इज इक्वल टू VIT, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको और कैसे कैसे लिखा जा सकता है। इसको मैं सबसे पहले लिख सकता हूं ओम के लॉ से, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या है, ओम के नियम से जो V है, V बराबर IR होता है, V बराबर क्या होता है, IR। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा, होगा नहीं होगा, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हो जाएगा, ठीक है। W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT जूल हो जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, इसको हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं दो तीन तरीके से, फॉर्मूला ऊपर का वही रहेगा, बस हम वैल्यूज पुट करके नई नई वैल्यूज इसमें बना सकते हैं, ठीक है। और भी कर सकते हैं हम इसमें, और भी चेंज कर सकते हैं, देखो कैसे, देखिए कैसे, V बराबर IR है ना, I बराबर V अपॉन R लिख सकता हूँ, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई, I अगर V अपॉन R रखूंगा तो बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन RT बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया, तो V स्क्वायर अपॉन RT बन गया। तो ये तीन फॉर्मूलाज हमारे पास बेसिकली होते हैं, एक बार सबको साथ में लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू VIT इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, समझ में आई है ये बात। तो उत्पन्न ऊष्मा जो है, ये जो कौन सा फॉर्मूला है भाई, चालक में वैद्युत ऊर्जा का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना लॉस होगा, जो ऊष्मा बन रही है ना, जो ऊष्मा जनरेट हो रही है, वो क्या हो रहा है, वो लॉस ही तो हो रहा है एनर्जी में, ठीक है। तो ये क्या है,
लॉस इन एनर्जी। ठीक है, अब हम इसको एक और नए तरीके से लिखेंगे, जरा ध्यान दो। अब देखिए, ऊष्मा को हम लोग जूल प्रति किलो कैलोरी में भी लिखते हैं कभी कभी। ठीक है, जूल प्रति किलो कैलोरी में, जूल प्रति किलो कैलोरी। ठीक है, तो J का जो वैल्यू होता है वो होता है 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल प्रति किलो कैलोरी। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू भी इसमें रख दें तो जो उत्पन्न ऊष्मा है वो हमको कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जे। तो W के जितने मान आए हैं ऊपर उनके अपॉन में J रख दो, तो VIT है ना, VIT अपॉन J, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, I स्क्वायर RT है, I स्क्वायर RT अपॉन J, V स्क्वायर T अपॉन R है ना, तो V स्क्वायर T अपॉन JR हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। कौन से रूप में है ये, किलो कैलोरी, ध्यान रखेंगे, किलो कैलोरी। ऊष्मा को जब हमको किलो कैलोरी में व्यक्त करना हो। ठीक है ना, समझ में आया है बात। ठीक है, अब यहां से हम लोग जो है सिंपली एक बात निकाल सकते हैं कि जो Q है I स्क्वायर में, आप देख रहे हैं अनुक्रमानुपाती का संबंध है, Q और R में जो है हम क्या देख रहे हैं, अनुक्रमानुपाती का संबंध है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, हम यहां से ये बात निकाल सकते हैं। देखो, इसको नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। अतः चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, अतः चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा किन किन बातों पर निर्भर करेगी। नंबर 1, चालक में प्रवाहित धारा, और ये क्या है, I स्क्वायर है, तो इसके वर्ग के क्या है भाई, ये अनुक्रमानुपाती है। चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्रतिरोध, चालक का जो प्रतिरोध है R के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और लास्ट, चालक में प्रवाहित धारा के समय अंतराल के अनुक्रमानुपाती होता है। T के भी तो अनुक्रमानुपाती होता है। T क्या है भाई, चालक में प्रवाहित धारा का समय अंतराल के अनुक्रमानुपाती होता है। I स्क्वायर RT से हमको ये बात समझ में आई, सूत्र V इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अर्थात मैं लिख सकता हूं इस बात को कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है, Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो I स्क्वायर RT से मुझे ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जूल ऊष्मा का जो नियम है, ठीक है, जूल ऊष्मीय प्रभाव के लिए जो व्यंजक है वो ये है। ठीक है, यहाँ पर हमको जो एक नोट की फॉर्म में जो बात याद रखनी है वो ये है कि जूल ऊष्मीय प्रभाव अनुत्क्रमणीय है। नॉन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी आपको बात। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है।
आई होप आप जो है इन बातों को समझ पाए होंगे, ठीक है। और इनको जो है आपको याद रखना है, घर में जाके रिवाइज एक बार जरूर कर लेना है, ठीक है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये बातें समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।